नमस्कार, राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और यह केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपके लिए लाया गया है। तो बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु के बारे में पहले याद रखिए। हाइड्रोजन क्या होता है, तो सबसे हल्का गैस है। ये सबसे हल्का क्या है, गैस है। ठीक है, हल्की गैस है कौन सा, हाइड्रोजन। और इसमें क्या होती है, तो याद रखो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, 3 समस्थानिक होते हैं। इसका पहला समस्थानिक क्या होता है, तो इसका पहला समस्थानिक देखिए ये होता है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक होता है, दूसरा समस्थानिक को ड्यूटेरियम कहते हैं और तीसरे समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इसके क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसका नाम क्या है, प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम क्या है, ट्राइटियम नाम है इसका। क्लियर है। तो प्रोटियम में याद रखो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो प्रोटियम में देखिए, प्रोटियम क्या होता है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है A-J। जब हम लोग याद रखो किसी तत्व के उसके परमाणु भार में उसका परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखिए कितनी होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है n बराबर 1 - 1, क्योंकि इसका परमाणु भार भी कितना है, 1 है, परमाणु क्रमांक भी कितना 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसमें कितना हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। इसमें 1 बराबर 3 माइनस, देखो n बराबर 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसके प्रोटियम में कितना है न्यूट्रॉन की संख्या, 0। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो आपको स्पेशली पूछा जाता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 0 आंसर लिया जाता है क्योंकि मेन हाइड्रोजन क्या है, ये प्रोटियम है। तो इसी का पूछा जाता है। जब आपको स्पेशली पूछा जाए कि ड्यूटेरियम में कितना होता है, ट्राइटियम में कितना होता है, तब यहाँ पे 1 2 को लीजिएगा। हाइड्रोजन में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हम क्या लेंगे, इसका करेक्ट आंसर है 0, याद रखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से और भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोटियम क्या होता है, तो प्रोटियम को जब जलाएंगे, प्रोटियम को जलाना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराना। क्लियर है। तो जब हम प्रोटियम को जलाते हैं तो क्या बनता है, साधारण जल बनता है और साधारण जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। जबकि ड्यूटेरियम को जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल। ड्यूटेरियम को जलाने पर भारी जल मिलता है और भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 होता है। दोनों में अणुभार में अंतर होती है। ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की, तो ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किया है किसने, HC यूरे ने किया है। प्रयोग कहां पे करते हैं, भारी जल का, तो याद रखें न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसकी तरह प्रयोग करते हैं, मंदक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद रखिए, एग्जाम में सभी को पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्केन का सूत्र होता है। तो सबसे पहले तो देखिए एल्केन क्या होता है, इसको समझते हैं। एल्केन क्या होता है, तो एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है, ये एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर यौगिक बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है, तो याद रखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब जब याद रखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका नाम होता है एल्केन। इसको कौन से नाम से जाना जाता है, एल्केन नाम से जाना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब होता है डबल बॉन्ड और याद रखना ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किसके नाम से जाना जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं,
एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको कहते हैं एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये क्या है, सभी के सभी हाइड्रोकार्बन है। देखिए एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n+-2 होता है। क्लियर है, तो ये इसके फार्मूला है। अब देखिए इस फार्मूला से जितने भी क्या बनेंगे, इस फार्मूले से जितने भी इसके हाइड्रोकार्बन बनेंगे, जितने भी यौगिक बनेंगे, उन सब में कार्बन कार्बन के बीच में कितना होगा, एक ही होगा। जैसे इस फार्मूले में हम एक रख के देखते हैं, इस फार्मूले में जब n की जगह में एक रख के देखेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूले में से क्या हो जाएगा, C इसके जगह में एक हो जाएगा, तो 1 2 और 4 मतलब CH4 बनेगा। CH4 मतलब मीथेन बनेगा, और मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो याद रखिए H हो जाएगा, H और H, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है। जैसे दो में इसका, ठीक है, 2 रखेंगे तो वहां भी 2 ही बॉन्ड बनेगा, तो यह इसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्केन। तो यहाँ पे एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है CnH2n+2, ये क्या है, आपका एल्केन है। उसके बाद पूछा जाए एल्कीन का फार्मूला, तो ये किसका है, ये एल्कीन का फार्मूला है, ये है आपका एल्कीन का फार्मूला। क्लियर है, और उसके बाद माइनस वाला क्या है, तो ये एल्काइन का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, एल्काइन का फार्मूला है, ये एल्काइन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑक्सीकरण को किस रूप में, ऑक्सीकरण होता क्या है पहले ये समझते हैं। दो अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण होता है, एक क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है, और एक क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन, अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। देखिए ऑक्सीकरण किसको कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण हम लोग किसको कहते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, या तो फिर इलेक्ट्रॉन का हानि होना बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का हानि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का लाभ होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होना अपचयन, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। इसमें याद रखिए इसके साथ साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको भी, ये क्वेश्चन भी आपको क्या पूछा जाता है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे सोडियम से ये क्या बन जा रहा है, सोडियम प्लस बन जा रहा है, सोडियम से सोडियम प्लस बन जा रहा है। इसका मतलब समझिए इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो प्लस चार्जेस आ जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब ये भी किसके एग्जांपल है, ऑक्सीकरण के एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन के लॉस के रूप में परिभाषित करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब हानि होती है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व हैं। तो दिया सलाई के विनिर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, इसको पूछा गया है। तो देखते हैं किसका प्रयोग किया गया है। देखिए फास्फोरस को हम लोग करते हैं दिया सलाई। दिया सलाई मतलब क्या होता है, माचिस की तीली, माचिस, माचिस जो होता है उसका जो तीली बनाते हैं उसी को बोलते हैं दिया सलाई। अब दिया सलाई में किसका प्रयोग करते हैं, फास्फोरस का। तो फास्फोरस के भी याद रखना अलग अलग अपरूप है। जैसे कि क्या होता है, एक होता है लाल फास्फोरस, क्या होता है, लाल फास्फोरस, फास्फोरस, फोरस। लाल फास्फोरस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो माचिस के तीली में, माचिस के तीली बनाने में यूज करते हैं। और याद रखिए इसके बाद सफेद फास्फोरस, सफेद, सफेद फास्फोरस, 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 सफेद फास्फोरस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्मोक बम बनाने में, धुएं वाली स्मोक बम, स्मोक बम बनाने में, धुआं वाला जो बम होता है वो बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सफेद फास्फोरस का यूज करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, याद रखना जुगनुओं में जुगनू होता है, जुगनू, जुगनू में कौन सा होता है, तो जुगनू में भी आपका सफेद फास्फोरस होता है। जुगनू में क्या होता है, सफेद फास्फोरस होता है, जुगनू, जुगनू में सफेद फास्फोरस होता है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कब्रिस्तान का आग भी कहा जाता है सफेद फास्फोरस को। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको पूछेंगे। चलिए मैग्नीशियम क्या होता है, तो याद रखिए मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पत्तियों के क्लोरोफिल में पाया जाता है, पत्तियों को नमी प्रदान करता है,
पत्ती के क्लोरोफिल में पाया जाता है और पत्तियों को क्या करता है, नमी प्रदान करता है। उसके बाद याद रखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है तो याद रखना यह एक अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक, अर्धचालक है। और अर्धचालक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो याद रखना डायोड बनाने में यूज करते हैं, डायोड बनाने में, ट्रायोड बनाने में यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की चिप बनाने में यूज करते हैं। ये सारी जगह में किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए सल्फर, सल्फर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो जो लहसुन होती है, प्याज होती है, लहसुन प्याज होती है, उसको काटने पर अजीब से स्मेल आते हैं, आंखों में आंसू आती है, किसके कारण आता है, सल्फर के कारण आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस का यूज करते हैं दिया सलाई के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कपूर को कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कपूर से कपूर वाष्प बनना मतलब याद रखना कपूर क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है, ठोस होता है और ठोस से सीधा क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठोस से क्या बनता है, सीधा गैस। तो ठोस से जब कोई भी चीज सीधा गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर में होता है, नेपथलीन में होता है, अमोनियम क्लोराइड में होता है, ठीक है, तो इसमें होता है। पिघलना किसको कहते हैं, जब याद रखना ठोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बर्फ का पानी में पिघलना, ठीक है, एक पिघलना है। हिमीकरण क्या होता है, जस्ट इसके उल्टा होता है। द्रव जब किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग हिमीकरण कहते हैं। पानी का बर्फ में बनना, ठीक है। उसके बाद वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब क्या होता है, द्रव का गैस में बनना, द्रव का गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। जैसे पानी जो होती है, ठीक है, वाष्पीकरण के थ्रू कहा जाता है ऊपर वायुमंडल में जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने का सोडा होता है, खाने के सोडा का फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होता है देखें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा क्या होता है, तो याद रखना खाने के सोडा में बाई लगा होता है। बिना बाई लगा हुआ वाला क्या होता है, धावन सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा। धावन सोडा मतलब होता है वॉशिंग सोडा। तो ये कपड़े को वॉश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। जबकि याद रखना खाने के सोडा में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस खाने का सोडा का और कहां पे यूज करते हैं, तो याद रखिए इसका यूज करते हैं अग्निशामक, अग्निशामक यंत्रों में, शामक यंत्र में, ठीक है। अग्निशामक यंत्रों में क्या करते हैं, तो वहां पे अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी से प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है इसका, ठीक है। ये कहां पे होती है, तो जितने भी सिलेट टेट्रा ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, जीव होते हैं, उनके बॉडी सरफेस से क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में याद रखिए, मूंगा चट्टान जितने भी होते हैं, मूंगा चट्टान, ठीक है, मूंगा या कोरल रीफ, वो सब में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। इसको क्या कहते हैं, तो शुष्क बुझा चूना कहते हैं, शुष्क बुझा चूना कहते हैं, शुष्क बुझा चूना कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिए। तो खाने का सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो एथिलीन क्या होता है, एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये एक प्रकार का बहुलक है। जब इसका बहुलीकरण कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से ये एथिलीन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग व्यवहारिक भाषा में क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बोलचाल में इसको बोला जाता है पॉलीथीन कहा जाता है। किसी को पॉलीएथिलीन कहो, पॉलीएथिलीन, एथिलीन, या फिर इसी को क्या कहो, इसी को बोलो पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन का, ठीक है। तो ये क्या है, एथिलीन है, एथिलीन इसका एकलक है और इसका बहुलक क्या होता है, पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन होता है, ठीक है। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या होता है, तो आइसोप्रीन के लेटेक्स से हम लोग प्राकृतिक बहुलक प्राप्त करते हैं,
ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक कहां से प्राप्त किया जाता है? आइसोप्रीन से। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि प्राकृतिक रबर जो है कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो हेविया ब्राजिलियस नामक पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए एसीटिलीन क्या होता है? एसीटिलीन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को क्या करता है? कृत्रिम रूप से फल को पकाता है, ठीक है। कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? एसीटिलीन का यूज करते हैं। जबकि याद रखिए प्राकृतिक रूप से फल किसके कारण पकता है? तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्राकृतिक रूप से फलों को कौन पकाता है। चलिए इसके बाद देखिए स्टाइरीन से हम लोग क्या बनाते हैं? पॉलीस्टाइरीन बनाते हैं, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? तो हमारे जो कंघी होता है, कंघी बनाने में इसका यूज करते हैं, लाइसेंस कार्ड बनाने में, डिनर वेयर बनाने में, सबका, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? स्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आइसोप्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड और सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका अमिट स्याही बनाने में करते हैं, अमिट स्याही क्या होता है? तो जो चुनाव वाला स्याही होता है, चुनाव में जो स्याही, जब चुनाव में वोट देके आते हैं तो स्याही लगाते हैं, उसको अमिट स्याही या चुनाव स्याही कहते हैं। उसको किसका बनाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का बनाया जाता है। उसके बाद याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हम लोग फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिए सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। कहां पर होता है ये? तो एसिड रेन में होता है, एसिड रेन में पाया जाता है। और इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? तो बैटरी में भरने के लिए, ठीक है। जो विद्युत बैटरी होती है, रासायनिक बैटरी होती है, उसमें प्रयोग करते हैं किसका? H2SO4 का। उसके बाद याद रखिए सिल्वर आयोडाइड का यूज कहां पे करते हैं? तो कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा, ठीक है। कृत्रिम वर्षा मूवी वगैरह में देखते होंगे, फिल्मों में, ठीक है। गर्मियों के दिनों में भी बरसात हो जाता है तो वहां पे आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं? वर्षा कराई जाती है। तो वहां पे किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। तो फोटोग्राफी में देखिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का फार्मूला है ये, और ये याद रखना कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं हम लोग? नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला थोथा। जबकि जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है? जिंक सल्फेट को हम लोग सफेद थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद थोथा कहा जाता है इसको, सफेद थोथा। तो ये है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जान रहे हो, ठीक है। एसिड रेन में पाया जाता है, बैटरीज में भरी जाती हैं। उसके बाद याद रखिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग आर्टिफिशियल टीथ बनाने में करते हैं। जब दांत खराब हो जाती है तो नकली दांत लगवाने जाते हैं, मसाला डालते हैं, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल दांत बना के देते हैं किसका बना होता है? जिंक ऑक्साइड का बना होता है। तो याद रखिए कृत्रिम दांत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सिर्फ जिंक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक धातु कहाँ पर पाया जाता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में 3 जगह जिंक धातु पाया जाता है, याद रखिए। एक तो हमारे आंसू में पाया जाता है, दूसरा हमारे लार में पाया जाता है, और तीसरा कहाँ पर पाया जाता है? इंसुलिन में पाया जाता है, इंसुलिन में पाया जाता है। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिए, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी से शुगर लेवल बढ़ जाती है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा, ठीक है। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल मतलब तेल का थोथा कहा जाता है किसको? H2SO4 को। ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पहला साइड ईंधन दिया हुआ है, दूसरा साइड प्रमुख अवयव दिया हुआ है। तो देखो गैस, उत्पादक गैस, गोबर गैस, पेट्रोल गैस और भापंगार गैस।
उसमें क्या क्या भरी होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखो उत्पादक गैस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस। उत्पादक गैस मतलब होता है प्रोड्यूसर गैस। अब प्रोड्यूसर गैस में क्या होती है, तो मैं पहले बताया था, ये क्या होती है, कार्बन की रॉड होती है, कार्बन की रॉड। अब इस कार्बन की रॉड में हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना लेती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक गैस कहते हैं। तो उत्पादक गैस में क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए गोबर गैस। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है। पेट्रोल, तो पेट्रोल में क्या होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद देखिए भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। जब कार्बन के जलते हुए रॉड में पानी डाला जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं भाप अंगार गैस। तो ऑप्शन से इसको मैच करते हैं। देखिए पहले का चौथा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बी का देखो 3 होगा, बी का 3 यहाँ पे। सी का हो जाएगा, सी का क्या है, सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन डी का क्या है 1। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ये रहा आपका 10 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ऐसी डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल का नाम है राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड और यह है छत्तीसगढ़ भिलाई में स्थित है, ठीक है। इनकी ऑफलाइन कक्षाएं भी हमारे यहाँ चलती है।